वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू एडुकॉट। आज बच्चों सॉल्यूशंस के उस टॉपिक पे पहुंच गए हैं। हमने 4 लेक्चर्स कवर किए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोटिक प्रेशर लास्ट टाइम पढ़ा था, आज उसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। और हमने लास्ट जहां पढ़ा था, आखिरी टॉपिक पे हमने बात की थी ऑस्मोसिस के बारे में बच्चों, जहां हमने ऑस्मोसिस क्या है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और मैंने आपको बताया था कि ऑस्मोसिस इज ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट particles which takes place from lower solute concentration to higher solute concentration through semi permeable membrane। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं इससे आगे चलूंगा और चलते हैं, बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। देखिए ऑस्मोसिस क्या है वो तो हमने देख लिया था। आपको याद होगा अगर, तो मैंने वहां पर पिछली बार जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था भाई जब ये एसपीएम है एंड इफ द वाटर इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, ये एसपीएम पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता होगा। जब सॉल्वेंट पास करता होगा they must be exerting certain amount of a pressure on the SPM, and that pressure that the solvent particles exert on the SPM is called osmotic pressure. So it is the minimum amount of pressure exerted on higher solute concentration side just to stop osmosis, or pressure exerted by solvent molecule on the surface of SPM during osmosis। बच्चों ये फॉर्मूला है पाई वी इक्वल्स टू एनआरटी। डेफिनेटली आप लोगों को पीवी इक्वल टू एनआरटी की याद दिला रहा होगा, वैसा ही कुछ है। बस यहाँ पर पाई जो कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर है, और वॉल्यूम वी वॉल्यूम है, इन नंबर ऑफ मोल्स आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। बच्चों इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। एक कमाल की चीज अगर आप देखें तो आप यहां देख सकते हैं कि आर गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज होती है जो मैंने लिख रखा है, जैसे एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन 0.0821। अगर आप इसे बार में चेंज करेंगे तो ये 0.0831 या 3 बन जाता है, 31 भी लिख सकते हैं। 8.31 पैस्कल में अगर आप ध्यान से देखो तो लीटर मोल केल्विन ये तीनों सब में कांस्टेंट है। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज द प्रेशर का यूनिट। और इसलिए जब भी मैं यहां पर जब पाई लिखते हैं, पाई क्या है तो हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन उसका जो है हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि भाई उसका यूनिट क्या है। क्यों? क्योंकि जो आप आर यूज करोगे, अगर आप ये वाला आर यूज करोगे एटीएम में निकलेगा, ये बार में, ये पैस्कल में, राइट। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप इसका इस्तेमाल करें ना। वॉल्यूम लीटर्स में है, टेम्परेचर केल्विन में है, सी मोलैरिटी है। और क्योंकि हम जानते हैं, आपने यहाँ मैंने यहाँ लिख भी लिखा है कि सिंस नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मोलैरिटी, जिसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं, तो पाई इक्वल टू सी आर टी, ये फॉर्मूला बन जाता है। एक न्यूमेरिकल आपके सामने है, अगर आप यहां देख सकते हैं। देखिए यहां पर कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पैस्कल्स में निकालना है, ठीक है जी। तो इसने बोला कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल दीजिए, पैस्कल्स में निकालना है। जैसे ही पैस्कल बोला मुझे समझ आ गया कि मैं आर क्या यूज करने वाला हूं, ये राइट, ताकि पैस्कल में यूनिट हो। Solution dissolving 1 gram of, तो WB of solute is 1 gram of solute of polymer of molar mass। तो इन्होंने हमें मोलर मास भी दे रखा है, यानी MB, and that is 1,85,000 दे रखा है। इन वॉल्यूम ऑफ, अगर ग्राम में ले रहे हैं तो ग्राम पर मोल इसका यूनिट हो जाएगा। इन अ वॉल्यूम ऑफ 450 ml। बच्चों मैंने पहले भी यहां लिखा हुआ है, मिलीलीटर को आपको किस में चेंज करना है, लीटर्स में, आप देख सकते हैं। तो 450 ml कितना हो जाएगा भाई, डिवाइडेड बाय 1000, यू गेट 0.45 लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम मिल गया। टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो भाई हमें तो डिग्री सेल्सियस में चाहिए नहीं, तो 273 से ऐड कर देंगे आप, तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा 310 केल्विन, राइट। बच्चों आपके पास सब कुछ है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, पाई इक्वल्स टू, अब मैं एन की जगह पे डब्ल्यू बी बाय एम बी लिख दे रहा हूं, इनटू आर टी बाय वी। डब्ल्यू बी इज 1,
बाय 1,85,000 MB हो गया। R 8.31 10⁻³ Pascal liter per mole per Kelvin into temperature of 310 Kelvin divided by volume of 0.45 liters। बच्चों आंसर जो है वो निकलेगा 30.98 पैस्कल। मैंने वो लिख रखा है, यू कैलकुलेटेड एंड यू गेट योर आंसर। ठीक है जी। तो ये है हमारा एक न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल स्टेट जैसे ही होते हैं। अब एक फैक्ट की तरफ चलते हैं। कुछ बातें जो अभी तक हमने समझी। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। लोअर सल्यूट एंड हायर सल्यूट में बच्चों अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं आप लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 लिक्विड्स हैं, ये मैं अलग लिख रहा हूं। लिक्विड ए है मेरे पास, लिक्विड बी है एंड लिक्विड सी है। मैंने बोला ए हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर, बी हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर एंड सी हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर। बच्चों सिंस ए बी एंड सी हैज द सेम कंसंट्रेशन, दे आर कंसिडर्ड टू बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इनको क्या बोलते हैं आप? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और वही ए बी या ए सी को देखेंगे तो ए हैज अ लोअर कंसंट्रेशन बिटवीन ए एंड बी। इफ आई एम कंपेयरिंग, ए के पास कम कंसंट्रेशन है, बी के पास ज्यादा, तो कम कंसंट्रेशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। नाम से भी आप समझ सकते हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जिसकी ज्यादा होती है उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। राइट? तो 3 शब्द है, हाइपो, हाइपर, आइसो। बच्चों इसमें क्या लिखा मैंने कि ऑब्वियसली मैंने क्या कहा था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ट्रांसफर्स फ्रॉम लोअर सॉल्यूट टू हायर, इट मींस हाइपो टू हाइपर। ये बात दिमाग में सेट कर लो, हाइपो टू हाइपर इज ऑस्मोसिस। राइट बच्चों, जैसे डिफ्यूजन जो चीज होती है वो हमेशा हाइपर टू हाइपो होती है, यहां पर जब भी बात की जाती है ये हमेशा हाइपो टू हाइपर होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का एक डिफरेंस भी कह सकते हैं। डिफ्यूजन में हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन चीजें इंटरमिक्स होती है, जबकि ऑस्मोसिस में हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। ऑस्मोसिस में एसपीएम का होना कंपलसरी है। चलिए देखें, अब इसमें एक फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है। वो क्या है? 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक टू आरबीसी और ब्लड। 0.9%। इसका मतलब यह है कि जो इंजेक्शंस हमें वेन्स के थ्रू दी जाती है वो आइसोटोनिक होना कंपलसरी है। क्यों जरूरी है भाई आइसोटोनिक? सिंपल सी बात है, इफ इट इज नॉट आइसोटोनिक, चलिए क्या होगा इसको मैं 2 सेकंड में समझाऊंगा और वो समझ में आएगा आपको इस क्वेश्चन की मदद से कि क्या होगा अगर इंट्रावेनस इंजेक्शंस आइसोटोनिक टू ब्लड ना हो तो। चलिए देखिए, अब इसने क्या कहा, व्हाट हैपेंस व्हेन इफ आरबीसी इज डिप्ड इन 0.5% NaCl सॉल्यूशन। एक बात आप समझ सकते हैं, ये 0.5% NaCl सॉल्यूशन है, इसको किसमें डिप किया गया? आरबीसी को इसमें डिप किया गया। राइट भाई, आरबीसी NaCl के कितने परसेंट के साथ बराबर होता है? 0.9। यानी इन दिस केस ये हाइपरटोनिक है सॉल्यूशन और ये हाइपोटोनिक है ना भाई। 0.9 ये तो 5% है, बहुत ज्यादा। और हमने क्या पढ़ा ऑस्मोसिस में क्या होता है? हाइपो टू हाइपर, यानी आरबीसी से पानी निकलेगा और कहां जाएगा? NaCl सॉल्यूशन में। तो हुआ क्या? वाटर comes out of RBC। बेटा जब बच्चों जब किसी लिविंग सेल से पानी निकलता है इसे एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। नाम आप समझ सकते हो। राइट, एक्स ऑस्मोसिस। एक बात और याद रखिएगा,
water comes out of RBC and RBC can burst. कोई भी चीज, सेल्स जो हैं वो सूखने पर, पानी के लॉस पर वो सूख जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं, एंड दे बर्स्ट, राइट? तो आरबीसी विल बर्स्ट इफ ऐसा कंडीशन होगा। अब एक दूसरा कंडीशन दिया, व्हाट इफ 0.1% NaCl सोल्यूशन को अगर आपने ऐड कर रखा है, किसके साथ ऐड कर रखा है भाई? तो हमने ऐड कर रखा है, मान लीजिए आरबीसी से। आपको पता है इस टाइम भी आरबीसी जब मैं लूंगा वो 0 है, यानी इस टाइम ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और ये हाइपोटोनिक है, राइट? तो पानी आरबीसी के अंदर जाएगा, राइट बच्चों? आरबीसी स्वेल कर जाएगा, आरबीसी स्वेल्स, राइट? And ultimately burst. बच्चों मैंने पहले भी कहा, पानी अंदर भरकर फूलकर भी फटेगा और पिचक के भी फटेगा, यानी दोनों ही केसेस में आरबीसी फट जाएंगे। इसे हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। इसे क्या कहते हैं? एंड ऑस्मोसिस। पानी अगर सेल के अंदर जा रही हो तो उसे एंड ऑस्मोसिस के नाम से पुकारते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आरबीसी स्वेल करेगा, अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाएगा और एंड ऑस्मोसिस। और यहां क्या है? आरबीसी के अंदर से पानी निकलेगा, वो श्रिंक करेगा। यू कैन राइट इट डाउन, प्लीज लिख लीजिएगा। आरबीसी श्रिंक्स, एक्सोस्मोसिस, इट इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस, एंड आरबीसी अल्टीमेटली बर्स्ट। तो केस दोनों। अब जरा सोचिए, यही तो हमारे साथ भी होगा। अगर हम इंट्रावेनस इंजेक्शन हाइपो या हाइपर लगा दें, आइसो ना लगाएं, तो दोनों में आरबीसी बर्स्ट करेगा। क्या हम चाहते हैं कि बीमार और बीमार पड़ जाए? खून की कमी हो जाएगी। आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे ब्लड के लिए, राइट? ऑब्वियसली, इसलिए इंट्रावेनस इंजेक्शंस आर ऑलवेज आइसोटोनिक टू ब्लड। बच्चों इंजेक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रावेनस जो वेन्स में यानी डायरेक्ट ब्लड में लगाया जाता है, दूसरा जैसे ड्रिप लगाते हैं लोगों को, राइट? वो जब ड्रिप लगाते हैं तो नसों को ढूंढ करके, वेन्स को ढूंढ करके उसमें लगाते हैं, राइट? इसी तरह से वो इंट्रावेनस इंजेक्शन है जो डायरेक्टली ब्लड में जाता है। दूसरा इंजेक्शन होता है इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स में, जैसे हाथों में लग जाना है ना, इन जगहों पे लग जाने पर मसल्स में जब लगता है उसे इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं, यहां बात इंट्रावेनस की थी। नाउ हाउ प्लांट सेल्स कंट्रोल इनफ्लो ऑफ वाटर इन। देखिए एक बात तो तय है, ये बात सोचने और समझने की भी है हम लोगों के लिए, कि आखिरकार प्लांट सेल में कोई तो मैकेनिज्म होगा। जरा सोचिए ना, मुझे लगी प्यास, मैंने बोला भाई मुझे पानी पिलाओ, तो किसी ने मुझे एक गिलास पानी दिया, मैंने 200 ml पानी पिया, ठीक? फिर बोला नहीं नहीं 200 ml नहीं, 2000 लीटर पानी पियो। भाई मेरा क्या होगा? मैं तो फट जाऊंगा, राइट भाई? ऑब्वियसली एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आई कैन नॉट होल्ड, मैं ले नहीं सकता। और 2000 लीटर जबरदस्ती कोई मुंह में ठूसेगा, मैं फट जाऊंगा, राइट? लेकिन प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता। जरा सोच कर देखिए, प्लांट्स पे मैं और आप तो कंट्रोल नहीं करते ना। कई बार ऐसा होता है हम प्लांट में काफी सारा पानी डालते हैं, गमले में पानी तब तक देते रहते जब तक वो पूरा लवालब पूरी ऊपर तरह से पानी भर ना जाए बेचारे में। बारिश होती है, कौन कंट्रोल करता है? यानी सेल के पास, यानी प्लांट सेल के पास कोई तो मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म, और बच्चों आप अच्छे से जानते हो, किसी भी सेल के बाहर प्लांट सेल में एक नई चीज होती है। भाई सेल वॉल तो सब में होता है, बट ये होता है, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन सब में होता है। प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है। ये जो सेल वॉल होता है यही कंट्रोल करता है। यानी प्लांट और एनिमल के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सेल वॉल का होना। एनिमल्स क्योंकि दूसरी तरीके से अपनी चाहत के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं पानी को, मैं पीऊं ना पीऊं, राइट? लेकिन प्लांट में कौन कंट्रोल करता है? सेल वॉल। अब होता क्या है देखिए, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर एग्जर्ट होता है जिसको कहते हैं टर्जर प्रेशर, TUR, टर्जर प्रेशर, ठीक है? और बाहर से अंदर की तरफ पानी घुसने के लिए जो लगा रहा है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी? अब दो चीजें होती हैं, एक, इफ टर्जर प्रेशर
is less than osmotic pressure, क्या होगा? अब जब बाहर लगाने वाला प्रेशर कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, पानी अंदर आ जाएगा, वाटर फ्लोज इन दी सेल, सेल के अंदर घुस जाएगा, राइट? वहीं पर इफ टर्जर प्रेशर becomes equal to osmotic pressure, water inflow stops. यानी जैसे ये दोनों बराबर होते हैं, पानी का अंदर आना बंद हो जाता है। कई बार बच्चों को ज्यादा हो गया तो टर्जर प्रेशर, बच्चों याद रखें इनके मैकेनिज्म के हिसाब से टर्जर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कभी ज्यादा नहीं हो सकता, या तो वो बराबर होगा या तो कम होगा, राइट? और इस तरह से हमने देखा कि हाउ प्लांट सेल्स कंट्रोल इनफ्लो ऑफ वाटर इन इट by help of a cell wall. Plant controls the water inflow. Now there are two pressures working with the wall, cell wall. One is turgor pressure, another one is osmotic pressure. If turgor pressure is less than osmotic pressure, water flows in the cell, and if the turgor pressure becomes equal to osmotic pressure, water inflow stops, right? तो ये थी हमारी कहानी कि किस तरह से ऑस्मोसिस की मदद से चीजें होती है। बच्चों कुछ बहुत सिंपल सवाल है। पहला सवाल, ये अक्सर सुना है आपने, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को यह सलाह दी जाती है कि प्लीज नमक कम खाइए। चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है, मैं पहले समझाऊंगा, ये लिखी हुई चीजें तो हैं ही। सोचिए जरा, एक हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट का मतलब क्या है? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर सिंपली मेंट that he has higher blood pressure, the pressure exerted by the heart, the pressure is high, right? Those people need to control their blood pressure, otherwise it will have an adverse effect. Now think of it, अगर वो आदमी ज्यादा नमक खाता है, if the person suffering from high blood pressure takes more amount of salt into our diet, the concentration of the blood, the plasma, you know that blood is four, obviously RBC, WBC, platelet, and then fluid is plasma, right? The concentration of the plasma will keep on increasing, and if it increases, you can understand RBC will shrink, it will lose water to maintain the concentration. Osmosis takes place, water comes out of RBC, RBC bursts, right? What happens if the RBC or different cells of blood burst? अगर different cells burst करेंगे, density of blood will go down. Density घटेगी तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाएगा, भाई खून पतली हो जाएगी, राइट? थिन हो जाएगी, प्रेशर और बढ़ जाएगा। और ऑब्वियस बात है, अभी हमने बात किया वो हाई ब्लड प्रेशर का आदमी, उसमें प्रेशर और बढ़ाया जाए तो डेफिनेटली उसे नुकसान होगा, इसलिए बेहतर है कि नमक कम खाया जाए। तो बच्चों, आपका सवाल तो ये भी है कि सर नॉन वोलेटाइल जो सल्यूट्स हैं वो तो चीनी भी है, उससे भी तो होगा। नहीं, चीनी को क्या है, एक तो कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी बॉडी में इंसुलिन होता है जो कंट्रोल करता है, मगर दूसरी बात यह है कि हमारे स्टेपल डाइट में चीनी नहीं आता। चीनी हम शौकिया तौर पे खाते हैं, नमक वो है जो हम हर खाने हर मील में ले रहे हैं, इसलिए नमक को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा हमसे, वाई वी गार्गल करते हैं, आपका गला खराब होता है, डॉक्टर कहता है घर जाइए, गरारे करिए, गार्गलिंग करिए, टेक गर्म पानी and small amount of salt is added into it. Think of it, why do you need to do gargling? गार्गल तब करते हैं जब गले में स्वेलिंग हो जाती है, और गले में जब स्वेलिंग होती है बच्चों, ग्लैंड जब फूल जाते हैं तो ग्लैंड के अंदर में जो पानी होता है, ग्लैंड के अंदर जो पानी होता है वो होता है प्योर वाटर। अब आपने क्या किया, नमकीन पानी लिया, कर रहे हैं, तो क्या होगा भाई, यहाँ नमक का पानी है, यहाँ पर प्योर वाटर है, हाइपोटोनिक, दिस सोल्यूशन दैट यू आर यूजिंग इज हाइपरटोनिक, वाटर विल कम आउट ऑफ द ग्लैंड, ग्लैंड पिचक जाएगा, पानी लॉस हो जाएगा, ग्लैंड पिचकेगा, यू विल फील रिलीव्ड, एंड दैट इज व्हाई वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन वाटर यूज फॉर गार्गलिंग, राइट? तीसरा, तो ये तो हमने कुछ सवाल देखे इनके कि क्या होता है अगर हम सॉल्ट का इंटेक क्या करते हैं, या सॉल्ट हम क्यों ऐड करते हैं, ये बातें हमें समझ आती हैं। चलते हैं एक नए फिनोमेना जिसको हमने कहा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है, चलिए देखते हैं कैसा होता है। मान लीजिए फिर से वही जिसे ऑस्मोसिस में किया था मैंने, इसमें थोड़ा अनोखा है, थोड़ा अलग है। मान लीजिए यहां पर मैंने
देखिएगा समझ जाएंगे, बहुत सिंपल होता है बच्चों। आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, हर घर में पानी पीने की चीज, राइट? आपके घर में आरओ है, आप साफ पानी पी रहे हैं, कहते हैं ना हम। चलिए देखते हैं। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये है सॉल्ट वाटर, यानी इम्प्योर वाटर, गंदा पानी, और ये है प्योर वाटर। बच्चों ये है SPM। अगर मैं कुछ ना करूं तो प्योर वाटर विल मूव फ्रॉम हेयर, फ्रॉम लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर, दैट इज ऑस्मोसिस। अब मैंने क्या किया? अब मैंने एक पिस्टन लगाया। पिस्टन का मतलब होता है जिससे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक पिस्टन लगाया। पिस्टन, पिचकारी की तरह, जैसे पिस्टन उसको कहते हैं, जैसे पिचकारी आप दबाते हो वो पिस्टन ही है। तो पिस्टन लगाया और मैंने इसमें एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया। एक्सटर्नल प्रेशर विच इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने कितना प्रेशर लगाया? ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या होगा? जबरदस्ती आप ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो, तो यहां का जो सिर्फ पानी होगा वो निकल के इधर सीधा जाएगा। बच्चों, सिर्फ पानी जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां एसपीएम है। एसपीएम सिर्फ पानी को अलाउ करता है टू गेट ट्रांसफर्ड थ्रू एसपीएम। तो अब जरा सोचिए, नमक पानी में से सिर्फ पानी गया, गंदे पानी में से सिर्फ पानी गया, तो आपको जो मिला वो साफ पानी मिलता है। इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्यों रिवर्स है? बिकॉज नाउ यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम higher solute concentration to lower solute concentration, from hyper to hypo through SPM, but now it is being controlled by an external pressure applied on a higher solute concentration side. And remember, when I say higher solute concentration side, तो हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं, यानी हम जबरदस्ती करते हैं, इसलिए इसको प्रोसेस करते हैं। कहते हैं ये फिनोमेना नहीं है, ये नेचुरल चीज नहीं है। इसलिए आपके घर में जो आरओ होता है, आप देखते हैं उसकी सर्विसिंग होती है, राइट? उसके फिल्टर्स फट जाते हैं, क्या होता है भाई? रिप्लेसमेंट होती है फिल्टर। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं, एक्सटर्नली प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो जितना गंदा पानी होगा साफ करने में उतनी मेहनत होगी। आप अलग अलग जगहों पे रहते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, कहीं 6 महीने में बदलते हैं तो कहीं 3 महीने में बदलना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके यहाँ पर पानी कितना गंदा आ रहा है, आरओ को कितनी मेहनत करनी पड़ी है, कितना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। दूसरी बात, आरओ को आप हमेशा बिजली से चलते देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो। दैट इज जस्ट बिकॉज इट इज अ प्रोसेस, यू हैव टू डू इट बाय अप्लाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? So this is reverse osmosis. It is a process in which transfer of solvent molecule takes place from hypertonic solution to hypotonic solution through SPM when an external pressure greater than osmotic pressure is applied on higher solute concentration side. And the example of it is desalination of water, जो मैंने अभी किया, यानी नमक पानी में से पानी को अलग कर देना। ये कई देशों में जहां पे कोस्टल रीजन्स तो हैं मगर फ्रेश वाटर की कमी होती है, वहां डिसैलिनेशन करके, रिवर्स ऑस्मोसिस करके पानी का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। चलिए चलते हैं आगे, यहां तक समझ आ गई बात, ये हमने देख लिया रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं, देखिए अभी तक की कहानी जो कुछ भी हुई है, अभी तक जो सल्यूट हम यूज करते गए हैं, सल्यूट में दो तरह के सल्यूट होते हैं। एक जिसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं आप, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, है ना? दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट। वो सल्यूट जो या तो डिसोसिएट कर जाते हैं या तो एसोसिएट कर जाते हैं। जब हम ऐसे सल्यूट जब पानी में ऐड किए जाएं तो या तो टूट जाएं या तो आपस में एक से ज्यादा पार्टिकल जुड़ जाएं। अब मैं जो बोल रहा हूं उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्यों फर्क पड़ेगा, चलिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, चलिए समझते हैं इस बात को कि अगर मैं बात कर रहा था सल्यूट और सॉल्यूशन की बात कर रहा था, तो एक बात क्लियर है, जरा सोचिएगा और समझिएगा। मैंने एक सवाल पूछा आपसे, मैंने पूछा बच्चों, मैंने 1 लीटर पानी लिया, देखना आप भी जवाब देना और समझना। मैंने बोला 1 लीटर मैंने पानी लिया, उसमें मैंने 10 मोल NaCl ऐड कर दिए। तो मैंने आपसे पूछा बेटा एक बात बता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या है?
तो बोले क्या बात कर रहे हो सर, अभी तो दिख रहा है 10 मोल पर लीटर, तो देयर आर 10 मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट। लेकिन अब मैंने कहा कि ना, every one molecule of NaCl undergoes dissociation and result in formation of Na plus Cl minus. एंड इफ आई से सो, तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि एक NaCl दो टुकड़ों में टूट जाता है, तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की बात हो, किसकी बात हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो, वो तो बदलेगा ना। तो आपने बोला सर अच्छा एक दो में टूटता तो 10 के 20 हो जाएंगे। यहां पर भी ठहरिए और सुनिए और समझिए। ठहरना क्यों है, ठहरना यूं है कि आपने कहा, आपने बोला अच्छा एक से दो बनता है, 10 से 20 बनेगा, गलत तो है नहीं, लेकिन एक छोटी सी बात है, आपको कैसे पता कि टोटल के टोटल मोल्स 100% डिसोसिएट करेंगे? भाई वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, माना NaCl स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है पूरा टूट जाए, हो सकता है 50% टूटे। और जरा सोचिए अगर 50% टूटा तो, भाई 50% टूटा तो 5 NaCl के 10 हो जाएंगे और 5 यूं ही बच जाएंगे, यानी टोटल सल्यूट की संख्या एक्चुअली 15 हो जाएगी। 5 ऐसे जो अनडिसोसिएटेड है, 5 जो डिसोसिएट करके 5 Na 5 Cl बने, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर, साइज की बात नहीं हो रही, वो तो बढ़ गए। तो लगा यहां यार, अब इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूं वो भी बताता हूं। बच्चों अभी तक हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या थे भाई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों के बारे में एक डेफिनेशन जब मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताया तो क्या बताया? मैंने आपको बताया इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, राइट। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। भाई जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है तो इनके टूटने या किसी के जुड़कर नंबर ऑफ मोल्स के सोल्यूट का घटना या टूटने पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का बढ़ जाना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे चेंज लेके आएगा, राइट। अभी तक जितने न्यूमेरिकल आपने बनाए सब इस पे बना रहे थे, लेकिन अब जब हमने न्यूमेरिकल ऐसे सोल्यूट्स के साथ बनाया, NaCl, BaCl2, CH3COH, ऐसे सोल्यूट्स जो टूट रहे हैं, C6H5COH जो जुड़ के दो पार्टिकल जुड़कर एक बन रहा है, भाई ऐसे में तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के आंसर गड़बड़ होने लगे कि भाई हम तो कंसीडर ही नहीं कर रहे थे डिसोसिएशन एसोसिएशन। तब आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वैन हॉफ, जिन्होंने हमें एक फैक्टर दिया जिसका नाम है वैन हॉफ फैक्टर, जिसका फॉर्मूला है आपके पास। और देखिए ना, यही तो डिफरेंस होगा, मोलर नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। और अब जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, जैसे आपने जब लिखा था हमारा पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, Pa नॉट माइनस Ps बाय Pa नॉट, ये बन गया I इंटू काई बी। भाई दूसरा क्या था? डेल्टा टीबी, तो यहां भी वैन ऑफ मल्टीप्लाई हो गए और मोलालिटी। तीसरा था डेल्टा टीएफ, यहां भी मल्टीप्लाई हो गया KF इंटू एम। और चौथा था पाई वी इक्वल्स टू NRT, जो अभी 2 मिनट पहले आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो हमने क्या देखा? इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बच्चों हमने वैन टॉफ से मल्टीप्लाई किया। तो जो वैन टॉफ से मल्टीप्लाई करते हैं इसको कहते हैं करेक्टनेस इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी उन सल्यूट्स को जिन्हें अभी तक हम ऐसे सल्यूट जो डिसोसिएट या एसोसिएट कर रहे हैं उन्हें हम अभी तक कंसिडर नहीं कर रहे थे, अब करेंगे, राइट। और जब हम अब ऐसा करते हैं तो हम फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। बच्चों यहां 2 केसेस हैं, उनके बारे में जरा सा देख लें। तो सबसे पहले एसोसिएशन की बात। एक बात तय है, अगर आप मास के आधार पर देखें, क्या लिखा है? नॉर्मल बाय एबनॉर्मल इफ अ सब्सटेंस अंडरगोज डिसोसिएशन। भाई एक चीज के टुकड़े हो गए तो वो टुकड़ा जो टूटेगा, चाहे वो इतना इतना टूटे,
चाहे कैसे भी टूटे, वो टुकड़े, एक टुकड़े का मास टोटल टुकड़े के मुकाबले छोटा ही होगा, तय बात है। यानी नॉर्मल मोलर मास के मुकाबले एबनॉर्मल मास छोटा ही होगा, क्योंकि एबनॉर्मल का मतलब टूटने के बाद, ठीक है। इसलिए वैन टॉफ फैक्टर, क्योंकि नॉर्मल हमेशा बड़ा है फॉर डिसोसिएशन, इसलिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, राइट। अब चलिए देखिए जरा, अब इसको कैसे डिराइव करते, एक फॉर्मूला है। तो ए से टूटा एन नंबर ऑफ ए, यानी 1 से 2, 1 से 5, 1 से 10, जो भी। तो 1 से टूटकर बना एन। तो अगर मैं बोलूं कि इनिशियल अमाउंट जो है वो 1 है, अभी 0 है ये, आफ्टर डिसोसिएशन इसमें से अगर x गया होता तो ये क्या बनता, n नंबर ऑफ x बनता। तो अल्फा गया तो n अल्फा बना। और वैन टॉफ का फॉर्मूला क्या था, आफ्टर डिसोसिएशन बाय बिफोर। आफ्टर क्या है, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। बाय बिफोर कितना है, 1 था, 1 लिख दिया। इससे बच्चों अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन i माइनस 1 बाय n माइनस 1 डिराइव हो जाता है, इससे लिखा है, ठीक। n क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फॉर्म्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे BaCl2। भाई अगर आप इसको तोड़ें तो Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस मिलेगा। तो n, एक BaCl2 के टूटने से कितने मोल्स बने, 1 और 2 3, तो 3 हो गया। आप समझे, तो n क्या होता है, NaCl का 2 हो गया, लाइक दैट। अब देखिए, फॉर 100% डिसोसिएशन अगर मैं इसी फॉर्मूले पे रहता और अगर मैं बोलता अल्फा 1 हो जाए तो i माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 होगा, राइट। तो i इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। वही इसने यहां लिखा है, फॉर 100% डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इज 1, तो i इक्वल्स टू n के बराबर। बच्चों यहाँ कुछ कंपाउंड्स हैं, उनको अज्यूमिंग अल्फा 1 हमें वैन टॉफ फैक्टर यानी i निकालना है, यानी बेसिकली n निकालना है। तो BaCl2 अभी मैं पीछे करके दिखा चुका आपको कि BaCl2 ब्रेकडाउन इज Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो भाई n इक्वल्स टू यहां पर है 3। तो क्योंकि अल्फा 1 माना गया है इसलिए i इक्वल टू 3। बच्चों यहां जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये कंपाउंड्स है जिनमें स्क्वायर ब्रैकेट देख पा रहे, देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। बच्चों जब स्क्वायर ब्रैकेट होता है तो अभी के लिए बस इतना बता दो, स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं और उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। नाम अभी मत जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी इतना ध्यान रखें, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसे ब्रेक नहीं कर सकते, उसके बाहर की चीजें आयनाइज होती है, अंदर ज्यों का त्यों रह जाता है। यानी अगर मुझे इसे ब्रेक करना है तो बाहर पोटेशियम रखा है, मैं पोटेशियम के लिए 3, एक के पे 3 प्लस हो, एक पोटेशियम पे 1 प्लस 1, तो 3 मिलके प्लस 3। तो जो बच गया मेरे पास उस टोटल पे चार्ज बैलेंसिंग करने के लिए होगा 3 माइनस, राइट। तो भैया n कितने हो गए, n हो गया इसके 3 आयंस और इसका 1 आयन बच्चों, तो n हो गया 4। तो I भी हो गया मेरा 4। इसको ब्रेक करें, भाई मुझे पता चल गया कि देखो ऐसा है कि Br माइनस बनेगा क्योंकि एक ही Br है, तो बचे हुए इस टोटल पे 1 प्लस 1 चार्ज आएगा, राइट। NH3 होल 5 SO4 ब्रैकेट बंद प्लस 1। तो भाई n इक्वल्स टू कितना हो गया इसका 2। तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। कोई नई बात नहीं है, ठीक है जी। तो इस तरह से करते हैं। अब यहां पर देखा, आप बोलोगे सर इसके आगे आगे पीछे तो कुछ है नहीं और ना ही तो इस पे कोई चार्ज लिखा है। बच्चों ऐसा हो तो इसका मतलब ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। क्या है ये, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो भाई इसका n भी 1 होगा और I भी 1 होगा। बच्चों जितने सल्यूट जो अभी इससे पहले पढ़े थे, ग्लूकोज, यूरिया, केन शुगर, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और सबके n की वैल्यू, I की वैल्यू 1 होगी। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में बिठा के देखिए, 1 है तो डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू एम के बजाय पे KF इंटू एम लिख सकते हैं। अब है एक सवाल दे दिया इन्होंने कि भाई देखो ऐसा है कि अल्फा जो है 50% का मतलब हो गया 0.5। बच्चों जैसे परसेंटेज होता है ना, तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 करेंगे आप तो अल्फा निकल आएगा, ठीक है। तो अल्फा निकल गया 0.5। आई पूछा है
अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, VaCl2 के लिए n 10 बार लिख चुका, तो n इक्वल टू 3 बाई फॉर्मूला बिठा देंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 बाय n माइनस 1। भाई अल्फा हमें पता है 0.5 है, I मुझे निकालना है और n मुझे पता है। सॉल्व किया बच्चों, यहां 2 आया, 2 इंटू 0.5 इज 1, है ना, और 1 है आपके पास, और यहां से टूटकर I माइनस 1, तो I इक्वल्स टू हो गया आपके पास 2। सॉल्व कर लिया हमने, सिंपल है। एक बात और, दिमाग ये मत लगा बैठे कि अच्छा BaCl2 है, अगर 100% होता तो I 3 होता, बिकॉज टूटा 100%, तो भाई 50% है तो 1.5 हो जाएगा। नहीं, ये तो 2 है। क्यों हुआ ऐसा? बच्चे एक बात अपने दिमाग में बिठा लें, यहां पर जो मैंने गलती, यहां पे जो हम गलती कर रहे हैं कि मैंने सोचा यार 100% में 3 होता है, 50% यूनिटरी मेथड क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि जो चीज डिसोसिएट नहीं हुआ, 50% डिसोसिएट हुआ, ठीक है, लेकिन जो 50% नहीं हुआ वो भी तो सल्यूट है ना बच्चों, उसको भी तो जोड़ेंगे ना आप, और इसलिए आंसर ऐसा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं इसी तरह डिसोसिएशन की तरह एसोसिएशन। अब याद होगा आपको फॉर्मूला क्या था आई का, नॉर्मल बाय एबनॉर्मल मास। और अगर कोई चीज एसोसिएट हो रही है, ये दो चीजें हैं, ये दो चीज जुड़ जाएंगी, संख्या तो घटेगी, नंबर 2 से 1 होगा, लेकिन मास बढ़ जाएगा। तो जो नॉर्मल मास है, ये नॉर्मल मास है, एक हाथ का, एक हाथ मान ली एक सल्यूट है, तो ये एक नॉर्मल मास है। और एबनॉर्मल क्या हुआ, ये दो के जुड़ने से हुआ, तो एबनॉर्मल मास हमेशा ज्यादा होगा नॉर्मल से, और वैल्यू हमेशा होगी छोटी, यानी आई विल बी, बेटा ये भी एक नंबर का सवाल आता है, what kind of a solute, for what kind of solute the value of Van't Hoff factor is less than 1, greater than 1, equal to 1? Equal to 1 for non-electrolyte, less than 1 for solutes which undergoes association, and greater than 1 with for those solutes which undergoes dissociation, right? अब मैंने बोला एक से a by n। अब बच्चों को नहीं समझ आया तो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि 3 पार्टिकल से एक पार्टिकल बनता है, तो एक से कितना बनेगा, 1/3। इसका मतलब अगर a से a by n बनता है, तो हमने यहां लिखा कि अल्फा गया, तो ये क्या बनेगा, अल्फा बाय n। बच्चों फॉर्मूला वही यूज किया है मैंने, आफ्टर बाय बिफोर। आफ्टर एसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स क्या, 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय n, और बिफोर क्या था 1। इससे हमारा अल्फा आ गया I माइनस 1 बाय 1 बाय n माइनस 1। n डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और n, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले ले रहा हूं, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई हमारे पास, जैसे मैंने ले लिया कि भाई C6H5COOH, 2 मोल्स ऑफ इट एसोसिएट करके ये बन जा रहे हैं C6H5COOH होल ट्वाइस। तो 2 से 1 बन गया, तो इसका n कितना हो गया, 2। ठीक है बच्चों, कितने मोल्स आपस में जुड़कर एक बना रहे हैं। जैसे 4p से P4, तो 4 से 1 बना, तो n कितना हो गया, 4 हो गया। 8 सल्फर जुड़ते हैं आपस में, S8 बनाता है, तो n कितना हो गया, 8 हो गया। बच्चों दो जब आपस में जुड़े तो इसे डाइमेराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइमेराइजेशन रिएक्शन, यानी डाइमर बन गए। भाई 4 जुड़ेंगे तो किस नाम से पुकारेंगे, टेट्रामेराइजेशन, राइट। एक्सक्यूज मी, टेट्रामेराइजेशन रिएक्शन। और अगर 8 होंगे तो ऑक्टामेराइजेशन कह लेंगे बेटा, ट्राइमेराइजेशन होगा, लाइक दैट, राइट। अब अगर 100% एसोसिएशन लिखना था बच्चों, यहां पर ये एसोसिएशन है, ठीक है, ठीक कर लेते हैं भाई। 100% एसोसिएशन हो जाए यानी अल्फा 1, तो बेटा I इक्वल्स टू हो जाएगा 1/n। ठीक है जी, जैसे डाइमेराइजेशन रिएक्शन है तो n इक्वल्स टू भाई कितना है, 2, लेकिन तब I कितना होगा, 1/2, राइट। लाइकवाइज ट्राइमेराइजेशन, n हो गए, 3 पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं,
तो I कितना हो गया 1/3। ठीक है जी, 4 है तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 4। तो I कितना हो जाएगा बेटा 1/4। ऑक्टामराइजेशन n हो गया 8, I हो गया 1/8। तो ये है कहानी हमारे एसोसिएशन और डिसोसिएशन की। कुछ न्यूमेरिकल्स, सवाल पढ़ते हैं, समझते हैं, इजी होते हैं, मुश्किल नहीं, ध्यान दीजिए। 2 grams of benzoic acid dissolve in 25 grams of benzene। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ आ गया कि जो ये बेंजोइक एसिड है मेरे पास, बेटा ये सल्यूट है, पक्की बात। तो इसने कहा 2 grams ऑफ बेंजोइक एसिड, और ये जो बेंजीन है मेरे पास, ये पक्की बात है सॉल्वेंट है। तो गिवन वेट ऑफ बेंजीन जो दिया है इसने मेरे को 25 ग्राम्स दिया है, ठीक। shows a depression in freezing point, डेल्टा TF 1.62 केल्विन का डिप्रेशन दिया। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इट मींस KF वैल्यू is 4.9 for benzene is Kelvin kg per mole. What is the percentage association? यानी दे आर एक्चुअली आस्किंग मी अल्फा की परसेंटेज परसेंटेज है तो अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ इट फॉर्म्स डाइमर, देखिए सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि सिंस इट फॉर्म्स डाइमर, इसका मतलब देयरफॉर n इक्वल्स टू 2 है। और बेटा इसका फॉर्मूला होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है I माइनस 1/n-1। देखो डाइमराइजेशन का मतलब जानते ही समझ आया कि ये एसोसिएशन कर रहा है, राइट। तो मुझे पता है अल्फा पूछा है, और क्योंकि परसेंटेज है तो भाई 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी, समझ आ गया। तो मुझे चाहिए क्या, आई चाहिए भैया, n तो है मेरे पास। कई बार बच्चे बोलते सर लेकिन n है तो i भी हो गया ना, कैसे बोले सर, आई n जो है जितना i होता है n 1/n हो जाता है, n जितनी होती है i 1/n हो जाता है। बेटा वो 100% के लिए होता है, यहाँ तो परसेंटेज निकालना है आपको, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, आप एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है, देखिए डेल्टा TF इज I इंटू KF इंटू मोलालिटी की जगह पे मैं फॉर्मूले में लिख देता हूं WB/MB 1000/WA, ठीक। बेंजोइक एसिड है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होता है 122 ग्राम्स पर मोल, 122 ग्राम्स पर मोल है ना, 122। अभी आप ध्यान से देखिए तो आपको सिर्फ आई निकालना पड़ेगा। देखिए डेल्टा TF कितनी भाई वैल्यू दी हुई 1.62 केल्विन, मेरे को आई चाहिए, KF 4.9 केल्विन kg पर मोल। बच्चों मैं हमेशा कहता हूं न्यूमेरिकल बनाते वक्त यूनिट्स जरूर लिखें। WB कितना है भाई मेरे पास 2 ग्राम्स, MB क्या है मॉलिक्यूलर वेट 122 ग्राम्स पर मोल, 1000 इसलिए क्योंकि ये ग्राम्स में है ताकि केजी में चेंज हो जाए। 25, तो 25 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया तो किस में चला गया, केजी में चला गया, ठीक है, मोल पर केजी हो जाएगा क्योंकि नीचे केजी। अब आप यूनिट्स कट करके देखें तो आई की वैल्यू बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो गई भाई हमारे पास, सिंपल है बेटा, उसको सॉल्व करें और आपके पास वैल्यू आ जा रही है 0.504, ये आई है बच्चों। उसके बाद जैसे अल्फा निकालना था, फॉर्मूला आपके पास है, आई है कितना भाई 0.504। एक मिनट मैं इस 5 को ठीक से लिख दूं वरना आपको लगेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये है 504 माइनस 1/1/2 क्योंकि डाइमर है -1 इंटू 100। बच्चों इसे सॉल्व करें and you'll get answer of 99.2%, ठीक। एक बात मैं आप लोगों को फिर बता दूं जो जरूरी है,
जब भी वेंट ऑफ फैक्टर आप निकालें, हमेशा पॉइंट के बाद 0 पॉइंट जो भी है या 1 पॉइंट है, यानी फ्रैक्शनली 3 डिजिट तक जरूर जाइएगा बच्चों। आपको पता है अगर मैं इसमें 0.50 तक जाकर छोड़ देता तो ये 100% आंसर आ जाता, जबकि आंसर 99.2% है। रिमेंबर दैट, ऑलवेज गो फॉर 3 डिजिट। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, मोलालिटी तो थी हमारे पास, डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम की मदद से हमारे पास मोलालिटी थी, के एफ था, डेल्टा टी एफ था, हमने पहले आई सॉल्व करके निकाला, और फिर एल्फा जो कि डाइमर बोला था तो N2 है, एल्फा इज आई माइनस 1/1 - n के फॉर्मूले से सॉल्व किया एंड वी गेट आवर आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए एसिटिक एसिड इसमें सल्यूट होता है, जैसे आप पढ़े अगर इसको तो देखिए इसमें इन्होंने बस इतना सा खेल किया है कि भाई इन्होंने इस सल्यूट का मास ना देके वॉल्यूम दी हुई है, डेंसिटी दी है। क्या फर्क पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड 0.6 ml acetic acid with a density of acetic acid of 1.06 ग्राम पर ml। बच्चों आपको लगता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड इज मास ऑफ एसिटिक एसिड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड। तो डब्ल्यू बी तो निकल गया ना आपका, डब्ल्यू बी ऑफ एसिटिक एसिड कितना निकला, 0.6 इंटू 1.06 ग्राम्स, दैट इज डब्ल्यू बी। बच्चों एम बी एसिटिक एसिड का हमको पता होता है, दैट इज 60 ग्राम्स पर मोल। भाई उन्होंने कहा डिसॉल्व इन अ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर लिया गया है, कितना लिया गया है, ए है, और इन्होंने लिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर। बच्चों आपको एक बात पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम पर ml होती है, यानी 1 लीटर 1 किलो यानी 1000 ग्राम ऑफ वाटर हो जाएगा। तो 1000 ग्राम WA दिया हुआ है हमारे पास। अब इन्होंने इसमें सॉल्व किया, तो सबसे पहले तो हम अगर इसमें मोलालिटी निकालना चाहें तो मोलालिटी क्या है भाई, डब्ल्यू बी कितना हो गया, 0.6 इंटू 1.06 बाय 60 इंटू 1000 बाय 1000, क्योंकि 1000 है, तो भाई हमारे पास आंसर आ गया 0.0106 मोलर। तो ये मोलालिटी निकल आई। अब इसने कहा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी, बच्चों डेल्टा टी एफ इज ऑब्जर्व टू बी 0.0205। बच्चों इन्होंने डिग्री सेल्सियस लिया है, मगर यही 0.0205 केल्विन लिख दिया। आप बोलोगे अरे सर ये क्या, डिग्री सेल्सियस को केल्विन, आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए तो हम 273 से प्लस करते हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं बच्चों याद रखिएगा, अगर ये चेंज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे x अगर 1 डिग्री सेल्सियस है मान लीजिए, और मैंने कहा कि भाई x1 है, और ये जो x2 है अगर मैं मान लेता हूं कि x प्लस, सॉरी इसको मैं ठीक से लिख दूं जरा, मैंने कहा मान लीजिए मैं टेम्परेचर ले रहा हूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिया टेम्परेचर 1, इसको ऐसे समझ लीजिए कि x डिग्री सेल्सियस है। भाई टेम्परेचर 2 कितना है, तो मैंने बोला x प्लस 1 डिग्री सेल्सियस है। तो डेल्टा टी अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए जरा, x प्लस 1 माइनस x 1। लेकिन जरा सोचिए, इसी को मैंने कहा होता कि नहीं, T1 जो है मेरा x प्लस 273 है। बच्चों मैं पहले भी समझा चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं, T2 जो है वो है x प्लस 273 प्लस 1। बच्चों अगर आप इसमें फिर से डेल्टा टी एफ निकालेंगे तो आप देख सकते हैं फिर से 1 केल्विन आ जाएगा इस बार, राइट, क्योंकि ये केल्विन में था। देखिए बच्चों जब चेंज इन टेम्परेचर होता है तो चेंज केल्विन हो चाहे डिग्री सेल्सियस, वो हमेशा एक बराबर होता है, ठीक, तो इसलिए मैंने इसे केल्विन ले लिया। तो इसने कहा कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। भाई अब इन्होंने क्या पूछा मुझसे, मुझसे बोला आई निकाल दो। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, डेल्टा टी एफ is I kf into m। बच्चों
एक बात बता देता हूं, क्योंकि ये इन्होंने नहीं लिखा है, मगर जो इनका केएफ वैल्यू होता है वो 1.86 होता है पानी के लिए, बुक की लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं केएफ इज 1.86। ठीक। अब आपको नहीं लगता मुझे केएफ भी पता, मुझे मोलालिटी भी पता, मुझे डेल्टा टीएफ भी पता, तो मेरे को आई भी पता, और आई की वैल्यू आप जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ आई, जैसे वहां मैंने लिख रखा है 0.1014, ये आपको मिल गया वैंट हॉफ फैक्टर। लेकिन उन्होंने आगे भी पूछा, बोला नहीं मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट बताइए। बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल्स टू सी एल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस एल्फा होता है। बच्चों ये जो मोलालिटी है ना, अगर वाटर है तो मोलालिटी मोलारिटी एक जैसी होती है, बराबर होती है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो मोलालिटी है वही मोलारिटी है। तो सी की, ये सी मालूम है हमको, ये सी है हमारे पास, अल्फा निकालने की मेहनत। और ये इंटरेस्टिंग बात है, आई माइनस वन बाय एन माइनस वन। आप बोलोगे सर आप तो डिसोसिएशन लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? बेटा क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट है। और एक बात अपने पल्ले अपने दिमाग में बांध लो बच्चों, अगर कोई एसिड दी गई है, कोई भी एसिड है, मतलब एसिड इन द सेंस कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो चाहे कुछ भी हो, मतलब ये कार्बोक्स सीओएच के इधर कुछ भी हो, 5 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, सीएल के साथ हो, जिसके साथ हो, याद रखिएगा ये हमेशा 2 टुकड़ों में ही टूटेगा, एक हिस्सा सीओओ माइनस और एक हिस्सा H प्लस। तो इसकी वैल्यू, अगर वो कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसकी वैल्यू हमेशा n इक्वल टू 2 ही होगी। तो अब इसमें निकालने में तो कुछ है ही नहीं, मेरे को आई निकल चुका था, आई है 1.014 माइनस वन बाय 2 माइनस वन, राइट। और इससे मेरा आंसर आ गया 0.014। ये इस बार क्या निकला मेरा, अल्फा। अभी ये निकालने में क्या जाता है बच्चों, सी की वैल्यू आपको पता है भाई, सी की वैल्यू, अब अगर मैं के निकाल रहा होता तो मेरे सी की वैल्यू कितनी है, 0.0106 अल्फा स्क्वायर 0.014 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.014, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों और आपका आंसर आएगा 1.8610 टू द पावर माइनस 5। ठीक है जी, आई होप समझ गए होंगे आप। सबसे पहले मैंने वॉल्यूम, डेंसिटी और वॉल्यूम लेकर गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला, गिवन वेट से फिर मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही है, वाटर का वॉल्यूम दिया था बच्चों, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल के आधार पर, 1 लीटर पानी 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1000 ml इज 1000 ग्राम ऑफ वाटर। इससे पहले मैंने मोलालिटी निकाली, डेल्टा टीएफ आई इंटू के एफ इंटू एम के फॉर्मूले से मैंने आई निकाला, आई की मदद से फिर अल्फा, क्योंकि मैंने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड अगर है वो चाहे कैसा भी हो, मतलब इसकी तरफ कुछ भी हो, सीओएच है, तो n इक्वल टू 2 ही होता है। और फिर इससे मैंने अल्फा निकाला, फिर के सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे एक नए सवाल के पास। बच्चों अब इसमें अगर देखें सवाल को तो भाई क्या है, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सो दे आर आस्किंग मी टू फाइंड आउट डेल्टा टीएफ, राइट। When 10 grams of solute, तो WB, और बच्चों इस कंपाउंड जो आप देख रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट 122.5 ग्राम पर मोल होता है, इज एडेड इन WA दिया हुआ है बच्चों आपको 250 grams of water, Ka value is given to you 1.4 10 to the power minus 3, and we know that K is nothing but C alpha square by 1 minus alpha। ठीक है जी, और KF की वैल्यू, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे फॉर्मूला लगाना हो तो भाई मेरा फॉर्मूला क्या है, I KF इंटू M, ये मेरा फॉर्मूला है। मिसिंग क्या है,
मोलालिटी तो आपके सामने आपको दिख रहा है, WB/MB 1000/WA निकल आया। जिस चीज की प्रॉब्लम है KFB है, आई की प्रॉब्लम है, आई कहां है भाई, कंपाउंड भी नहीं पता, यहां से निकलेगा आई, जरा समझना। अच्छा अब क्या है, आप सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, अब क्योंकि मुझे डेल्टा TF निकालना है, मुझे चाहिए भाई क्या चीज, तो मुझे चाहिए कि मैं आई निकालूं। आई के लिए मैं पहले क्या निकालूंगा, अल्फा। सबसे पहले सी या मोलालिटी, क्या है भाई, WB/MB इंटू 1000/WA, इससे मोलालिटी आ जा रही है 0.3264 मोलर। बच्चों ये प्री कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं मेरी को, मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा आपके सामने, वैल्यू बिठाकर सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन करना आपका काम है। तो हमने मोलालिटी निकाल ली भाई। अब आपको समझ आता है कि मेरे को सी मालूम है, तो मैं के ए की मदद से 0.3264 अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। बच्चों जब एल्फ के की वैल्यू 10⁻² से छोटी हो, 1 माइनस अल्फा को आप 1 ले सकते हैं, यानी मैं यहां से इसे हटा सकता हूं, ठीक। तो मेरे पास अल्फा निकल जाएगा बड़ी आसानी से, और मैं अल्फा निकालूंगा तो के ए विच इज 1.4 10⁻³ divided 0.3264 अंडर रूट, the value comes out to be alpha की value 0.60655. So we have 0.0655. इसके बाद मैं आई निकालूंगा, आप जानते हैं अल्फा इज I-1 N-1। बच्चों मैं पहले भी सिखा चुका, कार्बोक्सिलिक एसिड जहां देखो N कितना होगा 2, चाहे वो किधर कुछ भी होता हो, तो N की वैल्यू 2 है। आई निकल आएगा बच्चों बड़े मजे से, और आई की वैल्यू आ गई 1.0655, ठीक है। तो हमसे आई भी निकल आया, कहां से निकाला, पहले अल्फा निकाला था, N हमें 2 पता था, आई बच गया, आई निकाल गया। उसके बाद तो बच्चों सीधा नहीं हो गया सवाल कि भाई डेल्टा TF आई KF M, भाई मेरे पास आई है 1.0655, KF है भाई 1.86, एंड मोलालिटी है मेरे पास कितना 0.3264, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.647 केल्विन, राइट। अगेन डेल्टा TF है, आपकी मर्जी। बच्चों इसने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा होता तो डेल्टा TF क्या हो जाता, T1 माइनस T2। अगर पूछा होता तो T1 माइनस T2 हो जाता, और तब मुझे क्या निकालना पड़ता, क्योंकि मुझे T1 यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट होता तो डिग्री सेल्सियस या कैल्विन में आप क्या लिख, अगर मैं डिग्री सेल्सियस में 0 लेता, कैल्विन में 273 लेता, तो क्या हो जाता, अगर डिग्री सेल्सियस में 0.647 डिग्री सेल्सियस माइनस में, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता सोल्यूशन का। अगर पूछता तो यहां तो सिर्फ डिप्रेशन तक ही पूछा है, तो मेरा आंसर सिर्फ यहां तक ही है, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए क्या बोला भाई, 19.5 ग्राम ऑफ दिस, तो WB is 19.5 grams of this solution in WA 500 grams of water। MB हमें इसका पता होता है 78 पता होता है, यानी आप जोड़ जोड़ कर निकालेंगे बच्चों, मुझे याद था तो मैंने लिख दिया। The depression in freezing point of water is to be delta TF
1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। कैलकुलेट वेंटो फैक्टर, आई निकालने को कह रहा है हमें। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के निकालने को कह रहा है। के का फॉर्मूला आप जानते हो, सी अल्फा स्क्वायर। अब मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बता दे रहा हूं। आप इससे क्या निकालेंगे, मोलालिटी निकल गई आपकी, क्या निकल गया, चलिए निकाल ही लेते हैं। 19.5 बाय 78 इंटू 1000 बाय पानी कितना है 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, डब्ल्यू 500। बच्चों इससे आंसर आ गया 0.5 मोलर। फिर क्या करेंगे भाई, डेल्टा टी एफ आपके पास है ही, आई के एफ एम, आई निकालना है। डेल्टा टी एफ 1 डिग्री सेल्सियस है, के एफ जो है वो कितना दे रखा है आपको, दे रखा है नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो ले लेंगे भाई, पानी है 1.86। मोलालिटी कितनी दी हुई है, मोलालिटी हमने निकाला 0.5, तो हमारा आई निकल आया 1.075। ये आई निकल आया। अब क्या था भाई, अल्फा निकाल लें बच्चों। फिर से क्या है, फ्लोरो एसिटिक एसिड, कंपाउंड देख ही रहे हैं आप, COH, एन कितना 2, तो आई माइनस आई हो गया भाई 1.075 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, अल्फा हो जाएगा 0.075। और के निकालने गए आप तो सी है 0.5, अल्फा है 0.075 होल स्क्वायर बाय 1 माइनस 0.075। आंसर ले आया 3.07 10 टू द पावर -3। ठीक है जी, इजी है। पहले मोलालिटी डेल्टा टी एफ मालूम, तो के एफ भी मालूम, तो डेल्टा टी एफ इज आई इंटू के एफ इंटू एम। आई बड़ी आसानी से निकला बच्चों, एक बार रिदम में चले गए क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं। ठीक है जी, अब बच्चों एक बात और बता दूं, वो बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां ना तो डिसोसिएशन का जिक्र है, ना तो वेंट ऑफ फैक्टर का जिक्र है, ना एसोसिएशन का जिक्र है। ऐसे में एक बात, डिसोसिएशन के लिए एक बात याद रखिएगा, अगर कोई कंपाउंड एस ब्लॉक एलिमेंट का है, KCl, KNO3, कुछ भी अगर एस ब्लॉक का है, CaCl2, कुछ जिक्र नहीं है तो याद रखना फिर भी वेंट ऑफ फैक्टर लेंगे। और तब जब कुछ ना लिखा हो तो क्योंकि एस ब्लॉक स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, वो 100% डिसोसिएशन करते हैं, तो एन को आई ले लेंगे आप। खैर यहां तो सीधा सीधा है, अमाउंट ऑफ CaCl2 यानी WB निकालने को कहा जा रहा है आपको। वॉल्यूम कितनी दी गई है भाई, 2.5 लीटर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 0.75 ATM। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। बच्चों आर क्या लेंगे, एटीएम के हिसाब से ले लेते हैं, तो 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन ले लेंगे। और फिर तो कुछ है ही नहीं बच्चों, एम भी आपको दिया हुआ है ही, 101 ग्राम पर मोल आप निकाल भी सकते हैं। और फिर पाई वी इक्वल्स टू WB बाय MB RT। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यू हैव गॉट ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट WB। पाई आपके पास है, V आपके पास है, WB आपको निकालना है, MB आपके पास है। सॉरी, I छूट गया मुझसे, देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई भाई, I लिखना ही पड़ेगा। तो I भी है आपके पास 2.47, और फिर बड़ी आसानी से WB निकल आएगा। आखिरी सवाल भी एग्जैक्टली वैसा है, अज्यूमिंग लिख दिया है इट कंप्लीटली। बच्चों ये स्टेटमेंट गायब भी कर देता तो भी मैं K2SO4, जिसको मुझे पता है कि आयनिक कंपाउंड है, ये 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा, तो मेरे लिए I 100% 3 हो जाता। क्यों भाई, क्योंकि N3 है, आप जानते हैं, सॉरी पहले N3 है तो I मुझे 3 मिल जाता है। इसके बाद इसमें सब कुछ दिया हुआ है जैसे पहले वाले सवाल में है। टेम्परेचर 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस है।
ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है बच्चों, तो पाई निकालना है। आर क्या यूज करना चाहते हैं आपके ऊपर है। अगर आप ये यूज करेंगे एटीएम में निकलेगा आंसर। जैसे मैंने यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने किस में लिखा है, अच्छा हाँ एटीएम में, तो एटीएम वाला यूज कीजिए 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। वॉल्यूम जो है 25 मिलीग्राम्स है, तो डब्ल्यू बी दिया हुआ है आपको, देखिए ये 25 मिलीग्राम है, तो डब्ल्यू बी कितना हो गया, एम बी K2SO4 का निकाल रखा होगा, तो 174.26 ग्राम्स पर मोल है। ठीक है, तो डब्ल्यू बी मालूम है, एम बी मालूम है, फॉर्मूला यही है हमारे पास। अच्छा, वॉल्यूम 2 लीटर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम भी हमारे पास 2 लीटर का है। तो सब कुछ तो है ही। देखिए अब अगर मुझे निकालना होता, पाई निकालना है, तो आप वैल्यू बिठा दीजिए। पाई आई कितना है भाई, आई मैंने पहले ही बोला, आई 3, डब्ल्यू बी 25 इंटू 10⁻³ एम बी 174.26, आर 0.0821, टेम्परेचर 298 केल्विन, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 लीटर्स। बच्चों इससे आपका आंसर आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज सॉल्यूशन का ये आखिरी लेक्चर था। ये सीबीएसई आईएससी बोर्ड्स के बच्चों के लिए ये लेक्चर था। जनरली अगर आप जेई और नीट की तैयारी करते हैं, वेट कीजिए, कुछ नया हर बार चैप्टर्स के एंड के बाद एक लेक्चर हम जेई नीट से रिलेटेड टॉपिक्स के लेंगे, और उसके बाद जेई नीट के क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज ये बातें समझ आई होंगी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर बात समझ आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। एडुक्वांट में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और उन सवालों के जवाब आप फिर ले भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।